सारी दुनिया जानती है कि मुदीर खुशबू का सफ़र और शायर सलाउद्दीन नैयर उर्दू शायरी का बेहद मोतबर और मुअज़्ज़ज़ नाम है। कोई भी तख्लीक़कार जो अपनी तख्लीक़कारी में अपनी मिट्टी की महक शामिल करता है तो उसका ये अमल अपनी धरती से मोहब्बत का बाइन सबूत होता है। ये इस बात की अलामत भी है कि वो अपनी धरती पर मजबूती से खड़ा होकर तख्लीक़ के आसमान और ज़मीन की वसअतों में झांक रहा है और अपने मरकज़ से जुड़ा हुआ है। सलाउद्दीन नैयर भी एक ऐसे ही तख्लीक़कार हैं। हैदराबाद के शोरा में वो सर फहरिस्त हैं। उनकी शायरी में हमें कई मौज़ूआत मिलते हैं। उन्होंने अपनी शायरी में इश्क़ और तसव्वुफ़ की वज़ाहत करते हुए कहा है कि इश्क़ एक क़ुव्वत है जो इंसान के अंदर को ज़हूर देती है और तसव्वुफ़ बुज़ुर्गों का बताया हुआ ऐसा तरीक़ा है जिससे इंसान इंसानियत के दर्जे पर फायज होने की कोशिश के लिए इस तरीक़े को ज़ादे राह के तौर पर अपनाता है। उनकी शायरी इंसानी रवैयों में पाए जाने वाली अजीब व गरीब कैफियत को भी ज़ाहिर करती है। 19 जनवरी को शाम 7 बजे सलाउद्दीन नैयर साहब की सदारत में तहनीती तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें साबिक़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डॉक्टर नाज़िम अली की तालीमी, क़लमी और समाजी खिदमात पर उन्हें मैकश हाल ईदी बाज़ार में तहनीत पेश की गई, जिसमें मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर मोहम्मद मुश्तबा फ़हीम, जहांगीर ख़यास, मोहम्मद नसरुल्लाह खान, जहांगीर एहसास, वकील मोहम्मद असद अली, तशकील रज़ाक़ी के अलावा यम वाजिद ने शिरकत की। इस मौके पर सभी ने नाज़िम अली की खिदमात पर रोशनी डाली। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मोहम्मद नाज़िम अली साहब की जो काविश है, जो उन्होंने जो किताब लिखी है, यकीनन वो एक मुजाहिदे से कम नहीं, क्योंकि ये दौर डिजिटल दौर है और हमारे बच्चे दिन ब दिन डिजिटल होते जा रहे हैं और किताबें पढ़ने का शौक से आ रही है। और बहुत सारे हमारी नई नस्ल के अंदर तो मुताले का रुझान तकरीबन खत्म हो गया है। ऐसे वक्त में कोई किताब लिखना और उर्दू में किताब लिखना, इसकी बाकायदा एक रस्म इजरा होना बहुत खुशाइन बात है। मैं तहे दिल से जनाब नाज़िम अली साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और आज हमारी इस महफिल में सदारत के लिए तशरीफ फरमा वाले जनाब सलाउद्दीन नैयर साहब जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सलाउद्दीन नैयर साहब जैसे ही नाम आता है बहुत सारे मक़ूल ज़हन में आ जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ की तारीफ करें और कहाँ से शुरू करें तो कभी कभी उलझन का शिकार हो जाता है। सलाउद्दीन नैयर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। वो हिंदुस्तान के मुमताज़ शायर हैं और साहिबजादा मुश्तबा फ़हीम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़िम अली साहब से अब चाहता हूँ कि बहुत काम किए उन्होंने और कर रहे हैं भी, ऐसा नहीं है। और मैं उनको करीब से देखा हूँ कि वो 5 टाइम नमाज़ी परहेज़गार भी है। उनके घर को मेरे घर को फिर 4 या 5 मिनट का फ़र्क है ना। मस्जिद अलमास में आप नमाज अदा करते हैं। अच्छे पड़ोसी हैं। जी हाँ, पड़ोसी हैं। मेरा घर याकुत, आपका घर याकुतपुरा, मेरा घर दबिलपुरा, फ़र्क कुछ भी नहीं है। और एक अच्छे इंसान की अलामत है कि वो शिकायत शिकवा नहीं, ये बहुत अच्छे आदमी की अलामत है। मुझे खुशी हुई कि नाज़िम अली साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ काम किए। एमफिल का मकाला लिखे, पीएचडी की, और भी इनके इरादे, उनकी नीयत जो भी अल्लाह कबूल करे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अच्छे काम ले ले उनसे। आमीन। बस 3 अल्फाज के साथ मैं जनाब सदर और शहनशीन और मेरे रूबरू बैठे हुए हजरात, आज बेहद खुशी है कि नाज़िम अली साहब की तहनीत का एहतमाम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाज़िम अली साहब निज़ामाबाद से हैदराबाद आने के बाद से वो इस कदर मसरूफ़ रहे कि हर वो जलसे में जहाँ उनको मदो किया जाता था वहाँ वो मौजूद हाज़िर हो जाते हैं। और उनकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो हर मौजू पर इज़हार ख्याल करते हैं। और उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने रसाइल के ऊपर एक बहुत ही अहम किताब शाया की। और दूसरा ये कि और के कारनामा ये है कि हर रिसाले का पहला शुमारा उन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से उसको एकजा कर वो किताबी शक्ल दी। मैं इसकी उनको मुबारकबाद देता हूँ।
اور सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ताल्लुक से दूसरे हजरात बहुत कुछ कहेंगे, बस मैं ये कहूँगा कि वो जब किसी मौजू पर उनको कहने के लिए कहते हैं तो वो मौजू में वो कुछ नए नए ऐसे रास्ते निकालते हैं जिसमें खारी भटकता हुआ पहुंच जाता है और फिर उसको भटके हुए उसको मंजिल पर लाकर छोड़ देते हैं। ये इनकी खूबी है। और वैसे उनसे मेरे मरासिम कई सालों से है और उन्होंने याद रफ्तागान जो उर्दू एकेडमी की तरफ से एक किताब शाया हुई थी और जिसका याद रफ्तागान की तरह ही उसका हशर हुआ और उसमें मेरे वालिद साहब पर भी वो मजमून तहरीर किए थे तनेब, और इसी तरह से वो लिखते रहें और हम पढ़ते रहें। और ये है कि उनकी खुलूस और मोहब्बत, बस ये है कि वो खुलूस का पैकर है और हमारे लिए आज का दिन इसलिए भी अहमियत रखता है कि वो उनकी तहनीत मनाई जा रही है गुल अफशा की तरफ से। और मैं उनका है तो उनको उनके इस सफ़र को सलाम करता हूँ। मैकश हाल ईदी बाजार में तहनीती तकारीब मुनक्कद की जाती हैं, वो उनके लिए जो हयात हैं। आज नाजिम अली साहब को तहनीत पेश की जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कि अदबी खिदमत उनकी अब तक क्या रही? अब अदबी खिदमत ये है कि उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने रसाइल के ऊपर एक किताब शाया की थी जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के पूरे रसाइल है। दूसरा अहम कारनामा उनका ये है कि उन्होंने पहला शुमारा, हर रिसाले के पहले शुमारे को एकजा करके वो एक मजमा निकाला और ये खूबियाँ हैं। और फिर उनका जैसे अदबी इजलास हो या कोई जलसे हो तो उसमें हर मौजू पे वो तफसीर कर लेते हैं, ये उनमें खूबी है। और दूसरी बात ये है कि इंतहाई मिलनसार शख्सियत है कि शायरी से तो उतना, शायरी के ताल्लुक से तो मुझे नहीं मालूम, और अदब के लिए मुताला भी अच्छा है और उन्होंने कई मज़ामीन में लिखे हैं। और ये है कि तकरीर करना आसान काम तो नहीं होता, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। किसी मौजू पे वक्त पे जैसे कि कुछ अपना इजहार ख्याल करना बहुत मुश्किल मरहला है। वैसे तो मन घड़त कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। का खलम किसी अशद की तरह दौड़ता है। मैं यही कहता हूँ आपके शोबे हयात जो है उसको जारी रखिए। जैसा मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था, अभी तक काउंसलिंग जारी है, मुझे दूसरा कोई काम आता नहीं। इसी तरीके से नादिम अली साहब लेके चले और मुस्तफा फहीम साहब जो है, साहबजादा मुस्तफा फहीम साहब इतना बड़ा हाल हमको दे रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी काविशों से बहुत खुश हूँ। और इनका बच्चा इनसे ज्यादा उर्दू का चाहने वाला है, बहुत बेहतरीन। और वाजिद साहब जो है पैगाम टीवी के जो रूहे रवां हैं, तो ऐसे हम लेके चलना है, नई नस्ल को हम लेके चले तो लोग चलते। और नाखिद रजाफी साहब, तशकील रजाफी साहब, आप नाम बोल रहे, हाँ तबगतुल्लाह शाह साहब, हाँ, तो इस तरीके से। और नसरुल्लाह साहब, अफजल साहब, ये थोड़ा इधर बेरहमी हो जाने के आस्ते में भूलने की आदत होगी, माजूरत चाहता हूँ मैं। तो तमाम से बहुत खुश हूँ मैं कि काम चल रहा है, ये ऐसा चलना चाहिए। और जो आदमी जिंदगी भर जो काम करता वो शोबे हयात में उसको आगे करना, वो बंद नहीं करना उसको। अब जैसे मेरे प्रोफेसर मसूद अहमद साहब जो है, वो तदरीस में जो उसमें मेडिकल में जब थे तो शायरी भी मेडिकल में कर रहे हैं और कई अपने शोरा का फ्री इलाज कर रहे हैं। मेरा भी इलाज चल रहा है उनके पास, मतलब बिल्कुल कम में समझो। और दूसरे समीउल्लाह सभी साहब जो है कंस्ट्रक्शन में है, तो उनसे हम कंस्ट्रक्शन का फायदा उठा सकते हैं। इस तरीके से डॉक्टर फारूक शकील साहब है तो रास्ता है, कई शोरा जो सो उनसे अपनी गजलों की इस्लाह कराते। इस तरीके से हम काम करना चाहिए, एक चिराग से दूसरा चिराग जलता। आपके पास जो सलाहियत है अपने मोमिन भाई को समझाना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आपके पास जो है किसी अपने भाई को दे के चले जाओ, ये सबसे बड़ी बात है। और दुआएं ले उससे, और किसी की दिल आजारी मत करो। जो जिस तरह से जीता है उसको जीने दो, जो जिस तरह से जीता है उसको जीने दो, नहीं है समय औरों पे हर जताने का। तो इस तरीके से क्या है, ये काम को लेके चलना। मुझे मौका दिया गया बड़े बड़े असातिज़ा के बीच में बोलने का, हालांकि मेरी हैसियत नहीं है, ये बड़े असातिज़ा है, तो इन्हीं के जेर साया हम परवरिश पा रहे हैं। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करते शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माहिर तालीम डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के साथ मिल्लत और कौम की इस्लाह का दर्द दिल रखने वाली शख्सियत। उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ और इस ज़बान को परवान चढ़ाने में कई शख्सियात हैं जिन्होंने शब व रोज़ जदोजहद और मेहनत की। जब तक सूरज चांद रहेगा उस वक्त तक उर्दू ज़बान को हर सतह से परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया जाता रहे।
इन शख्सियात में एक नाम डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली का है, जिनका ददियाल हैदराबाद और ननियाल निजामाबाद। डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली की ज़िंदगी पर एक ताराना नज़र दौड़ाई जाए तो इनके तालिब इल्म से लेकर आज तक यानी सबकदोशी के बाद वो उर्दू ज़बान के साथ अपने ताल्लुक़ और इसके साथ मिलत की इस्लाह और इनके मसाइल के हल के लिए अपने तजुर्बात की रोशनी में तगोदो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनका ये पहलू बड़ा रोशनास और अहमियत का हामिल रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उर्दू ज़बान और अदब से जोड़े ही ना रखा बल्कि इसके लिए सरगर्म भी है। चुनाचे इब्तिदाई और कॉलेज की तालीम के बाद किसी दफ्तरी उमूर या कोई ओहदे के लिए जस्तजू कर जो इनके लिए मुश्किल न था, लेकिन उन्होंने तालीमी शुबे से न सिर्फ अपने आप को जोड़ा बल्कि नई नस्ल के लिए अपनी राहें हमवार करते हुए शुबे तालीम में रहकर मनसूबाबंदी। आज की ये तकरीब जिस हैदराबाद दक्कन की, मैं समझता हूँ कि आपका नाम इसमें बामुसम्मा कह सकते हैं। मैंने ऐसे ही अज़राए निगाह कहा था मोहतरम से नाज़िम अली साहब से, जब कभी मैं आप पर मजमून लिखूंगा, नज़्म जमा नाज़िम इज इक्वल टू निज़ामाबाद। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा तिकोन है जो नाज़िम अली साहब की ज़ात और उनकी जो फिक्र है शायद उससे कभी जुदा नहीं होगी। और काबिल मुबारकबाद है बज़्म गुलफशां के रूह रवां और अरबाब मजाज जनाब तशकील अनवर अद्दाफ़ी साहब और दीगर अहबाब। बज़्म गुलफशां के ज़ेर एहतमाम ये जो सिलसिला शुरू किया गया है कि ऐसे हैदराबाद दक्कन के फनकार जिन्होंने अपने मुताल्लिक़ा शोबाजात में अपनी सलाहियतों के अन्य नकूद छोड़े हैं, उनके खिदमात का उनकी हयात ही में एतराफ़ किया जाए। याद करने के बाद तो मैं समझता हूँ कि एकाध इंसान के गुजरने के बाद तो एकाध शायद मैं समझता हूँ कि ताज़ियती जलसा हम एक रस्मन जो है मुनक़िद करते हैं, लेकिन हयात में ही अगर एतराफ़ किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी फनकार के लिए या जो भी अपने शोबे में जो है मुतारिक हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी एक कदर अफजाई भी होगी, हिम्मत अफजाई भी होगी और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का मज़ीद एहसास भी होगा। तो नाज़िम अली साहब, मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी इस उम्र में शायद मैं समझता हूँ कुछ करीब नाज़िम साहब अब 70 के करीब होंगे, जहाँ तक कि मैं अगर गलत ना हूँ। सन 1958 आपकी शायद तारीख़ पैदाइश सन 1958। तो ये हम नौजवानों के लिए एक मिशल राह है, इसलिए कि जब ऐसे हजरात मुतहरिक होते हैं तो हमें भी कुछ करने का जो है जज्बा इससे जो है मिलता है। और जब सवाल नज़रिया किसी मुआशरे का मैं समझता हूँ कि एक निशान राह बनते हैं तो इससे मुआशरे में इनकलाबी तब्दीलियों के साथ बाकिरदार अफराद की तरबियत होती है। आज देखिए आप हैदराबाद की उर्दू दुनिया यके बाद दीगर बड़े बड़े कलमकारों से, शोरा से, उदमा से महरूम होती जाती है। बज़्म गुलफशां की जानिब से उनके जो रूह रवां हैं, हालांकि मैं कुछ नहीं हूँ, एक तालिब हूँ, एक छोटा सा खादिम हूँ, बस ये खिदमत कर रहा हूँ मैं। हजरात, आज जो मुझको ये मौका मिला है और आप लोगों ने जितने खराज तहसीन के कलमात अदा किए हैं, इसका अहम जो वसीला है ये मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि अल्लाह ने ये मुझको मौका अता किया है, अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मेरे माँ बाप ने मुझको अच्छी तरबियत दी है। और खुद मेरी वालदा हालांकि चाहरुम पास थी, लेकिन तालीम का ज़ौक़ व शौक़ बच्चों में बहुत वो पैदा करती थी। हमेशा कहती थी कि तालीम हासिल करो। हालांकि उस जमाने की औरतें बहुत कम पढ़े लिखे थे, चाहरुम दुआम या नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन उनमें तालीम की अहमियत का बहुत ज्यादा वो था उनमें कि एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन जानते हैं कि हमारा जहे तरक्की की ज़मीन है ये चीज। तो उस जमाने में मैं बता रहा हूँ 1962-63 में मैं चाहरुम पंजुम में था, तो इस तरह से तरकीब देते थे और तालीम के लिए बच्चों को वो जो माहौल होता है घर में, वो माहौल भी क्रिएट होता था यकीनन। क्योंकि मैं हमेशा आज भी लिखता हूँ
आज भी मेरा एक मुरासला आया, मुसलमान अपने घरों को नॉलेज सेंटर बनाइए, नॉलेज घर बनाइए, इल्म का मरकज बनाइए। आज आया रास्ता सहारा में आया मेरा। तो ये दरअसल मेरे वालिदैन की तरबियत का नतीजा है, मेरे असatज़ा की तरबियत का नतीजा है। आज भी हाई स्कूल के वो असatज़ा मुझको याद आ रहे हैं। मैं सगीर से लेकर PhD तक उर्दू मीडियम से मैंने तालीम हासिल की है, सगीर से लेकर अव्वल से लेकर PhD तक उर्दू मीडियम। और मेरे असatज़ा में आज वो याद आ रहे हैं, उस दौर में तकरीबन हाई स्कूल में 70% नॉन मुस्लिम थे मेरे। आज भी मैं याद आ रहे हैं। समाजी इल्म के उस्ताद मेरे यादुल्लाह साहब, समाजी इल्म उर्दू मीडियम से पढ़ाए मुझको। कुंडैया साहब मैथमेटिक्स पढ़ाए, आला रियाजी हाई स्कूल में। उस जमाने की बात 1974-73 की बात, जब मैं 9वीं जमात में था, कि टीचर जब कुछ पढ़ाता है सबक, अगर बच्चा लेट चला जाता है तो वो लेसन जो तदरीस होती है वो पूरी तरह समझ नहीं पाता हो लेट जाने से। ये बहुत बड़ा अहम नुकता है। हाँ, स्कूल की तालीम के लिए बता रहा हूँ कि हमेशा टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है तालीम के लिए। जिस तरह गांधी जी आधा घंटा पहले अपने स्कूलों को चले जाते थे, या टाइम भी इस तरह से, तो ये टाइम की पाबंदी बच्चे में बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। और हजरात, क्योंकि हमारे वाजिद साहब ने बहुत सी बातें मेरे से आज पूछी, मैं बताता हूँ कि मैं अखलाकी माहौल में परवरिश पाया। मैं कभी मैं उस जमाने में सर उठा के मेरे मामू से नाना से बात नहीं किया, नीचे मुड़ी रखी हम बात कर रहे, इस तरह हाथ बल्ले के सुनते थे, बड़ों की नसीहतें बातें, वो माहौल में मैं तभी पाया। मैं इसलिए तनखीद का जज्बा जरा रुझान कम है मेरे में। इस तरह से हाई स्कूल की तालीम में मैंने जो क्या है बहुत मेहनत की है, क्योंकि मेरे वालिद यही हैदराबाद के थे, यही याकुतपुरा ब्राह्मणवाड़ी की उनकी पैदाइश है। लेकिन मुलाजिमत के सिलसिले में लोग जाते हैं, नलगोंडा भी बहुत कोशिश करे, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। किस्मत कैसे तकदीरें बदल जाती है, देखिए आप, खिदमत कैसे बदल जाती है। तो वाली साहब यहाँ दारुल जो यहाँ काली कमान के पास स्कूल है दारुल, बड़े लोग पढ़े होते, मगरी तबस्सुम भी उसमें पढ़े। तो वाली साहब भी वहां से हिच्ची से पास किए हैं। तो जमाने में हिच्ची से पास करने के बाद मुलाजिमत के लिए नलगोंडा वगैरह बहुत कोशिश करे, लेकिन आखिरी में उनको एक यहाँ हकीम, उस दौर में हकीमों का बहुत बड़ा समाज में यहाँ बहुत असर था। हकीम रिकमेंडेशन लेटर भी देते थे नौकरी के लिए। वाली साहब को भी हकीम का लेटर मिला कि आप निजाम शेख फैक्ट्री बोधन में जाइए, वहां आपको मेरा लेटर बताइए, आपको जॉब मिल जाएगा। वो हकीमों का लेटर लेकर वाली साहब गए, तो जॉब वहां मिल गया उनको। अब वो बोधन शक्कर नगर एक कॉलोनी है, मशहूर कॉलोनी है वो पूरे हिंदुस्तान में। उस्मानी पाशा ने उसको कायम किया, निजाम शेख फैक्ट्री, और अब बंद हो गई 93 में चंद्रबाबू नायडू के दौर में। लेकिन एक मिसाली कॉलोनी है, जहां मेरा लड़कपन, बचपन, हाई स्कूल गुजरा है। और शक्करनगर का उर्दू ज़बान अदब में बहुत बड़ा मुकाम है। उस दौर में सरोज नैयर साहब भी आए, निजाम शेख फैक्ट्री, बोधन शक्कर फैक्ट्री के जलसे आप मुशायरे पढ़े हैं आप। जिगर मुरादाबादी आए, सागर निजामी आए, कुमार बगरा बंकवी आए, शक्करनगर। तो इस तरह से बहुत बड़ा जो अदबी मुकाम था। और वहां मेरी जो जहन की तश्कील हुई। फिर SSC करने के बाद फिर हैदराबाद में मेरे दादा हजरत थे यहाँ आकर मैंने चंचौड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया। उस दौर में शमशेर अली साहब एक मेरे प्रिंसिपल थे, आप लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद हुसैन कॉलेज में भी आए वो, तो उनकी प्रिंसिपलशिप में मैंने इंटरमीडिएट पास किया मैंने यहाँ। उसके बाद अनुलूम कॉलेज से मैंने BA किया। खलीलुल्लाह साहब का दौर था और अल्लाह उनको नसीब करे जनाब। उस दौर में मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हुए मैं BA पास किया। तो उस दौर में टर्म 30-35 रुपए BA की टर्म फीस। तो उस जमाने में 10 रुपए में ट्यूशन पढ़ाते थे कोटला अलीजा में, याकुतपुर में। हम पैदल कभी साइकिल पे जाते थे। तो हमें ऐसी जिंदगी थी हमारी, वसीले उतनी नहीं थे, एडवांस माशी खतरे भी उतनी नहीं थी कि इस तरह से फिर हमने ट्यूशन पढ़ाते हुए ये BA हमने मुकम्मल किया है। नाज़िम साहब जी, आज के दौर में अगर हम अदब की बात करेंगे तो अदबी लोग कहने लगे हैं कि जमीन ने छीन लिया, आसमान ने लूट लिया, न मेरे पास जिस्म है न साया है। तो ऐसे हालात में आपने उर्दू के लिए काफी खिदमत अंजाम दिए हैं और दे रहे हैं। इसे क्या समझा जाए कि तनखीद करने वाले तो तनखीद करते ही रहेंगे। मैं तो कहता हूं आप बहुत अच्छा लिखते हैं,
लेकिन दूसरे लोग ये कहते हैं कि आप तनकीद नहीं करते, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पैगाम टीवी के डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज मुझको इस इंटरव्यू के लिए मुंतखब किया है। आपने जो सवाल पूछा है उसका असल लुब्बे लुबाब ये है कि उर्दू अदब में 3 शोबे अहम हैं, तख्लीक, तहकीक, तनकीद। अब ये जो उर्दू अदब की जो तनकीद है ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के दौर से चली आ रही है, और तनकीद का मनसब ये है, उसका किरदार ये है कि उसमें महासिन और मायब को बयान किया जाता है, और ये सिलसिला हाली से चलता आ रहा है। कई नकादों ने भी जो क्या है मुख्तलिफ अपने अपने तौर तरीकों से जायजा लिया है मुख्तलिफ तख्लीकात का, लेकिन नकादों का एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा अपने अखरबा को उन्होंने मुंतखब किया है, उनकी तारीफ और तौसीफ की है, उनके अयूब, उनके मायब को उन्होंने उजागर नहीं किया है। तो इस तरह का एक जानिबदाराना एक तनकीद का ग्रुप हमें हिंदुस्तान में उर्दू अदब में मिलता है। इसके अलावा भी उन्होंने अखरबा फरवर के ऐसे से फनकारों को, ऐसे से शोरा को, अदीबों को, नामी नगारों को, अफसर नवारों को मुंतखब किया है जिससे उनके राह रस्म में रवाबित हैं। लेकिन जब वो तनकीदी जब फैसला करते हैं तो वहां उन्होंने गैर जानबदारी से काम नहीं लिया। ये सिलसिला आज भी चल रहा है, आज भी लोग एक दूसरे को किताबें देते हैं, लेकिन जो खरा नकाद है वो हमेशा कमियां हैं, जो खामियां हैं, खराबियां हैं, वो जरूर उजागर करता है। तो ये तनकीद का मनसब है, आज भी ये चला रहा। अदब में अगर हम देखें कि अदब का फन और मेयार अपनी जगह है, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि अदीब, आज के असली दौर के अदीब, शायर, उनमें मुताले की आदत होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुख्तलिफ उलूम व फनून, समाज, माशरे का गहराई और गहराई से जायजा लेना जरूरी है, तब उनका फन निखरता है। तो नाजिम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये अब आज के दौर में ये मुमकिन है? आज के दौर में गहराई और गिराई से मुतालिया करना? जी हाँ, आज के दौर में मुमकिन है, लेकिन असली टेक्नोलॉजी और मस्नूई ज़हानत और दीगर इंटरनेट और दीगर असली जो डिजिटल ज़राए आ गए हैं, उसकी वजह से मुताले में मनफी असर पड़ा है। जी, लोग कुतुब भी नहीं, अखबार भी नहीं की आदत उनमें अब नहीं रही, बल्कि हमेशा वो स्क्रीन की दुनिया में, चाहे बच्चा हो, जवान हो, ज़ईफ हो या अदीब हो, शायर हो, अब सब जो सो क्या है इसी के दीवाने हो गए हैं कि डिजिटल और फिर उसके बाद असली टेक्नोलॉजी, असली जो वसाइल है उसकी तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया और ये दीगर जराए के जरिए से अदब परवान चढ़ेगा, अदब फैलेगा, अदब आवाम तक पहुंचेगा। जी नाजिम साहब, मैंने आपके लिखे मज़ामीन पढ़े हैं, मुझे अच्छा लगता है आपको पढ़कर, और मैं मजे भी लेता हूँ पढ़ कर आपको, मगर कहीं ना कहीं आप चूक जाते हैं, कुछ कहते कहते कुछ और कह देते हैं। जी, जिस शख्स के बारे में आप कह रहे हैं उसके मनफी पहलू भी हुआ करते हैं, उस पर आप कभी नहीं बोले, ऐसा क्यों? ये दरअसल मेरे लिखने का मकसद ये है कि मैं समाज की, माशरे की, अदब में जो खामियां हैं उसकी मैं इस्लाह करना चाहता हूँ। ये बगैर तनकीद के तो इस्लाह नहीं हो सकती ना? इस्लाह नहीं हो सकती, लेकिन मेरे यहाँ यकीनन आपने जो महसूस किया, रवैया बड़ा नरम है और इसके कई वजूहात, क्योंकि मैं, आप बदनाम नहीं होना चाहते? बदनाम की बात वैसा नहीं है जी, क्योंकि मेरी तनकीद में एक नरम गोशा है। अच्छा, नरमी बहुत ज्यादा है। अच्छा, बात लोगों की तनकीद में तेजाबियत है, अच्छा, तेज पने, तल्ख है। तो आप जानते हैं कि इस्लाह करने के लिए एक नम्र रवैया भी होता है, इस्लाह करने के लिए तेज रवैया भी होता है। तो आप उस रवैये पे कायम हैं? तो मैं एक नरमी का अंदाज इख्तियार करता हूँ, ताकि किसी के दिल को एकदम ठेस ना पहुंच जाए। जी, क्योंकि वो दिल आजारी में मैं नहीं करना चाहता, ये एक मेरा एक मतमे नजर है। चलिए नाजिम साहब, आपको आज तहनीत पेश की जा रही है मैकश हाल में, तो आप कैसा महसूस करते हैं? मैं हमारे, आपने कई अवार्ड हासिल किए होंगे अपनी हयात में, हाँ, लेकिन आज जिस तरह से आपकी पजीराई की जा रही है और आपको इज्जत दी जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम के डायरेक्टर साहब, दरअसल
मैं बहुत बचपन से मेहनत से पढ़ के आया हूँ। मैं ये मुकाम हासिल, और 1980 से मैं अखबारात में लिखना पहले शुरू किया। सियासत में मेरा पहला मजमून अदबी मजमून, और नसरी तरफ मेरा बहुत ज़्यादा रुझान है। और ख़ासतौर पर क्योंकि मैं तहनीत का ख़ायल नहीं हूँ, काम करने का बहुत ख़ायल हूँ। मैं काम करते जाना है, क्योंकि काम समाज के लिए, अदब के लिए, ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा ये नज़रिया है, मेरा ये इंदिया है कि ज़बान अदब के लिए हमें काम करना चाहिए। आजकल तो आप जानते हैं कि नई नस्ल उर्दू से बहुत दूर होती जा रही है, और हमें चाहिए कि उर्दू तहरीकात शुरू करें, उर्दू सिखाओ तहरीकात शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये नहीं कहते कि ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन ज़बान के ज़रिए से लोग मज़हब सीखते हैं, मजहबी उसूल सीखते हैं, मजहबी क़दरें सीखते हैं। लिहाजा उर्दू ज़बान भी अगर ये नौजवान नस्लें अगर सीख लें तो उनमें इस्लामी आगाही, इस्लामी शऊर, इस्लामी बेदारी उनमें पैदा होगी, क्योंकि नौजवान नस्ल इस्लामी दीनी उसूलों से बहुत दूर होती जा रही हैं। बड़ी खुशी होती है मैकश हाल में आकर आप सबको देखकर कि हम सब हरकत में हैं और बरकत जारी है। हरकत है तो अदब है। सलाउद्दीन नैयर साहब का बेहद मैं मशकूर हूँ कि वो हमेशा हम सबको याद रखते हैं और मदू करते हैं। बात है नाज़िम साहब की, जिन्हें आज हम तहनीत पेश करने के लिए यहाँ खड़े हैं। नाज़िम साहब से मुलाकात होती ही रहती है, उनके मज़ामीन मैं और आप पढ़ते ही रहते हैं। अच्छा लिखते हैं नाज़िम साहब, उनके लिखने का अंदाज बड़ा निराला है। उन्हें मालूमात बला की हैं और वो हर चीज़ पर लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ पर वो कभी नहीं लिखते, वो है तनकीद। तनकीद करना उन्हें कभी आया ही नहीं। वो हमेशा अपने आप को तनकीदों से दूर रखते हैं और खुद तनकीद में आ जाते हैं, किसी की तनकीद का निशाना बनते हैं। तो ये जो मसला है, हम चाहते ये हैं, हम नौजवान लोग ये चाहते हैं कि अदब की आबियारी हो, अदब में नई नस्ल आए। हमारा ये मंशा है, हमने हमेशा कोशिश की है। हम हमेशा कहते रहते हैं ऐसा हो तो बेहतर है, ऐसा हो तो बेहतर है। लोग कहते हैं ये दीवाने की बढ़ है। हमें इन सब हासिल करना है और देखना है कि हमको किस तरह आगे बढ़ने की जरूरत है। हर तरफ अदबी महफिलों में आप देखिए बेअदबी आम सी बात हो गई है। शोरा जिनके शेर में वजन नहीं, बहर ठीक नहीं, वो भी अखबारात में छप रही हैं, चल रहा है। अब सब खामोश बैठे तो फिर कैसा होगा? जिंदगी से हारे हुए लोग कहते हैं कि आप खामोश हो जाइए, आप कुछ मत बोलिए। अब मुझे फिर बोलना पड़ रहा है। उर्दू अकेडमी के ताल्लुक से जब भी हम बोलते हैं, उर्दू अकेडमी इदारा ज़ैली इदारा है, उसको ठीक करना हमारा और आपका काम है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? हाँ? तो एक सहाफी कहता है कि नहीं आप बोलना बंद कर रहे हैं। इसको क्यों बंद कर रहे हैं भाई? आप क्या उससे मिले हुए हैं? हाँ, आप क्या उससे मिले हुए हैं? जो इनामात जा रहे हैं गलत हाथों में जा रहे हैं तो बोलना नहीं बोलेंगे, बोलना चाहिए। आप भी बोलिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मफाद के लिए बोल रहा हूं या नैयर साहब अपने मफाद के लिए बोल रहे हैं। नाज़िम साहब बोलते नहीं, मैं उनके दिल में है। वो बखूबी जानते हैं कि यहां नाइंसाफी हो रही है, और हम सब जानते हैं कि नाइंसाफी बराबर हो रही है। मैंने एक तज़किरा किया था पिछले प्रोग्राम में। मैंने कहा था अल्लामा एजाज फरूक को क्यों इनाम नहीं दिया जाता उर्दू अकेडमी से, और खुद मैं चाहता हूं कि उर्दू अकेडमी के करता धरता ऐसे प्रोग्रामों का हिस्सा बने। नहीं बनना चाहिए, लोग आना चाहिए, इन प्रोग्राम्स को देखना चाहिए। जब इससे पहले जो हुकूमत थी उनको निशाना बनाया गया था, कहा गया था कि उर्दू अकेडमी में उर्दू का बोर्ड ही नहीं है, सब तेलुगु में लिखा गया है। शायद अब जो आया है वो भी निजामाबाद का है, नाज़िम साहब अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। तो निजामाबाद एक जमाने में उर्दू का गहवारा हुआ करता था, जहां पर शोरा अदीब जहां से बहुत सारे निकले हैं और हैदराबाद आकर बस गए हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि हमारे नाज़िम साहब भी यहाँ आकर बस गए हैं। खैर शहर में हैदराबाद में जो भी आया है, हम भी आए हैं तो बस गए हैं लोग। तो मतलब ये है कि निजामाबाद के लोगों को बार बार उर्दू अकेडमी का सदर बनाया जा रहा है या चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो वो उन्हीं लोगों को सियासी मजबूरी होगी बनाया जा रहा है। लेकिन हमारे शोरा, हमारे अदीब, हमारे नक्कादों को चाहिए कि वो
ان کی اصلاح کریں. انہیں پتا نہیں ہے ادب کیا ہے, ادب کو ترقی کے زینوں پر کس طرح لے جایا جائے یہ انہیں پتا نہیں. یہ پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں, یہ کسی جلسے میں کرسیاں جمانے والے لوگ تھے. ان لوگوں کو لا کر اردو اکیڈمی میں کیوں بٹھایا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس اچھے لوگ نہیں ہیں. ہم نے پچھلی مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ زائد ذمہ داری دیتے ہوئے شکور صاحب کو اس پر بٹھایا جائے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. یہ کبھی ہوگا بھی نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ ہم اور آپ خاموش ہیں, ہم بولتے نہیں. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا ناظم صاحب کی. ناظم صاحب کم گفتار, نرم مزاج کے اور علم کے خوگر. وہ بولنا چاہتے ہیں زور سے, لیکن ان کی آواز نکلتی نہیں. ان کے مزاج کی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا, آپ ان کے خلاف کچھ بھی کہہ لو وہ خاموش رہیں گے, کچھ نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ ان کی فطرت میں یہ چیز نہیں ہے. وہ فطرتاً خاموش مزاج واقع ہوئے ہیں. ناظم صاحب کی اردو خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آج تہنیت تقریب منعقد کی جا رہی ہے. تو ان کی خدمات کیا رہی کہ کس طرح انہوں نے ادبی میدان میں اپنی خدمات پیش کی. میرا تجربہ یہ ہے کہ اب پورا شہر اردو معاشرہ حیدرآباد اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تقریباً 50-60 سال سے یہاں کی ادبی محفلوں سے, اردو معاشرے سے, ڈاکٹر زور سے, عابد علی خان صاحب, حبیب الرحمان, محمد حسین جگر, ان تمام بڑی شخصیتوں کے ساتھ رہا ہوں. اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ بڑے لوگ جو تھے ہمیشہ انہوں نے جونیئر کی حوصلہ افزائی کی. میں خود اپنی بات کہنے لگا, شاید میں 24-25 سال کا تھا اور عابد علی خان جگر صاحب نے اردو ہال میں ذاکر حسین جو صدر جمہوریہ ہند تھے ان کی موجودگی میں انہوں نے ایک نظم کے لیے مجھ سے کہا تھا, میں سنایا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سینئر لوگ تھے ہمارے, وہ ڈاکٹر زور سے لے کر محمود حسین جگر, عابد علی خان, یہ لوگ چاہتے تھے کہ نئی لوگ شاعر جو ہے جو سلیکٹڈ ہے, ایسا نہیں کہ ہر کس و ناکس, جو ان کی نظر میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاعر ہے, یہ چھپنے والا ہے, کتابیں والے ہیں. اور سب سے بڑا یہ کہ حیدرآباد کی تہذیب سے جس کو وابستگی ہے فطری طور پر, اور ایسے شخص کو ہماری محفلوں میں آنا چاہیے اور ان کو اجاگر بھی کرتے تھے وہ. اسی طرح ناظم علی صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 10-12 سال سے ان کے براز حیدرآباد میں کوئی شخص نہیں ہے. ہر موضوع پر لکھتے ہیں ناظم علی صاحب, اور انتہائی معتبر باوقار شخصیت ہے, اور ہر محفل میں آتے ہیں. تقریر بھی بہت ہی جامع رہتی ہے ان کی. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تشکیل انور نے جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر ماہ ادھر عیدی بازار میں, یہاں میکش ہال میں اس طرح کے جلسوں کا انعقاد عمل ہے. آج جو انہوں نے کیا مجھے بہت خوشی ہے. وہ اپنے طور پر طے کرتے ہیں, اگر ضرورت محسوس کریں تو مشورہ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ خود اتنے باشعور ہیں. تشکیل انور خود ترتیب دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے اگلے پروگرام میں ان کے ذہن میں ہے, پتہ نہیں ہے اور اگلے مہینے کس کے لیے وہ اعلان کرنے والے ہیں. بہرحال یہ اچھی شروعات ہے. عموماً کیا ہے, ہم لوگ وہاں اردو ہال میں, ریڈ ہلز میں, ابوالکلام آزاد میں پڑھو, یہاں کے لوگ کہاں جائیں صاحب؟ تو آپ پرانے شہر کی دانشور لوگ, شاعر, ادیب, اخر ان کو تو مقام ملنا چاہیے نا. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں مصطفیٰ فہیم نے یہ حال ان کے لیے مختص کر دیا ہے. کرایہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح فاضل حسین پرویز نے ادارہ میرا شہر میرے کے لیے اپنا حال, حالانکہ 2-2.5 کافی پیسے 2-2.5 ہزار تک بھی لیتے ہیں, لیکن مجھ سے اعزازی لیتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح کام کر رہے ہیں. تو میں نے محسوس کیا ہے کہ پرانے شہر میں جو یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا تشکیل میں قابل تعریف ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک لمبا سلسلہ تک چلے گا.